तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था सीजी सेट यूजीसी नेट के लिए कौन सा बैच, कॉमर्स का बैच। इसी बैच को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जो कि यूनिट 9 का बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे इसमें कि इसके आगे और क्या है। तो क्या है मतलब, तो अब क्या है, तो यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 9 में हमारे पास जो कि हम 15 स्लाइड तक खत्म कर चुके थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। हम 16वां स्लाइड से इस बार क्लास में स्टार्ट करेंगे, जहां हमने पिछले क्लास से बात की थी क्या की, यहाँ पर प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की और कंसिडरेशन की। तो अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन 5 बताता है वो क्या बताता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मतलब जो हमारा जो प्रपोजल होता है, जो प्रस्ताव होता है, हम किसी को बोलते हैं प्रस्ताव मतलब इच्छा जाहिर करना। तो वो जो इच्छा होती है उसको अगर हम जाहिर कर चुके, अरे निकल गया जबान से गलती से, तो उसको वापस कैसे लाएंगे। ये पता है ना, कई बार गलती से जबान फिसल गई बोल देते हैं, तो उसको वापस कैसे लाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। तो यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में प्रस्ताव को उस समय तक वापस लिया जा सकता है जब तक वो सामने वाले पक्ष तक ना पहुंचा रहे। जैसे मैंने बोला कि मेरे को गाड़ी बेचनी है, क्या वेदांत सर आप खरीदेंगे, और वेदांत सर नहीं सुने, वहां तक नहीं पहुंच पाया मेरी बात, तब तक वो पहुंचा नहीं है। बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं प्रस्ताव उस समय तक वापस लिया जा सकता है जब तक स्वीकृति का संचार प्रस्ताव के विरुद्ध पूर्ण नहीं हो जाता, या उसके बाद नहीं। अगर उनके कानों तक पहुंच गया और वो हाँ बोल दिए तो उसके बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता। स्वीकृति पोस्ट होने से पहले या प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है, पोस्ट होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे ए बी को प्रस्ताव भेजता है, बी स्वीकृति पोस्ट कर देता है, अब बी के द्वारा स्वीकृति पोस्ट करने के बाद ए का प्रस्ताव वापस नहीं दिया जा सकता। हो गया बात सही। फिर आते हैं, इसको कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 5 में अस्वीकृति का भी वही है जो कि हमारा एक्सेप्टेंस की बात करता है। तो एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कैसे किया जा सकता है, रिवोकेशन। तो वहां पर भी बोला है जब तक वापस किया जा सकता है जब तक स्वीकृति का संचार स्वीकारकर्ता के विरुद्ध पूर्ण नहीं हो जाते या उसके बाद नहीं। मतलब यहाँ पर है स्वीकारकर्ता तक पहुंचने से पहले, सामने वाले से पहुंचने से पहले हम उसको वापस ले सकते हैं। यही बताता है सेक्शन 5। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, सेक्शन 7। उसके बाद हमारा 17 नंबर स्लाइड बताता है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अगर हम प्रपोजल को रिवोकेशन करना है, मतलब उसको परिहरण करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 बताता है, 6 का 1 बताता है सब सेक्शन, प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव प्राप्तकर्ता को प्रस्ताव वापस लेने की सूचना देने पर। और दूसरा बताता है 2 निर्धारित समय पर, कई बार टाइम बॉन्डिंग होता है तो टाइम के हिसाब से भी होता है। तीसरा बताता है हमारे पास सेक्शन 3 के जो कंडीशन के हिसाब से। अब फोर्थ बताता है क्या, उसके मृत्यु या अपरिचित कुछ घटनाएं घट जाने से। तो पहला होता है क्या, रेवोकेशन बाय कम्युनिकेशन बोल के, दूसरा टाइम से, तीसरा आप क्या कर सकते हैं उसके द्वारा, उसके कंडीशन लगा के, अब फोर्थ कोई घटना घटने से। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, इंटेंशन ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन क्या होता है, तो कानूनी संबंध स्थापित करने का क्या होता है कि अगर कानूनी संबंध है, हमने पढ़ा है कि एग्रीमेंट में अगर लीगल इंटेंशन नहीं है तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो वहां पर देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल होना चाहिए और वो लीगल रिलेशनशिप के साथ होना चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो क्या बन जाएगा, वो सोशल डोमेस्टिक हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया अपने क्या बोलते हैं दोस्त को कि मैं आपके साथ मूवी देखने जाऊंगा और नहीं गया, तो ये डोमेस्टिक है, इसके बदले कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एक बहुत अच्छा केस है, आप लोग अगर स्टडी करना हो तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का, कि उसके बीवी ने उसको पैसा देने वाला एक केस है, आप जरूर पढ़िएगा। फिर आते हैं कौन सा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब सेक्शन डी की बात होती है, 2D की बात होती है, जिसमें हम बात करते हैं कि 3 टाइप से हो सकते हैं क्या, कंसिडरेशन। पहला हो सकता है पास्ट, दूसरा हो सकता है प्रेजेंट, तीसरा हो सकता है फ्यूचर। अब यहाँ पर अगर हम पास्ट की बात करें, हैज डन मतलब मैंने पहले कर चुका है। मान के चलो मैंने पहले किसी का मदद कर चुका था, कुछ काम कर चुका था, उसके बदले में आज कुछ काम वो किया, तो बोल दूंगा कि वो किया था उसके बदले ये था, ऐसा। या बोल सकते हैं प्रेजेंट में, करंट में उसके बदले में पैसा दे दूं, या फ्यूचर में देने का वादा करूं। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, प्रिवेंटरी ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट या प्रिवेंटली ऑफ कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पर बात होती है कि अनुबंध को गोपनीय बनवाए रखना, प्रिवेसी प्रिवेसी। अब वहां पर जब बात क्या करेंगे हम, तो अनुबंध की गोपनीयता प्राइवेसी का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अनुबंध में परिचयन व्यक्ति का वाद नहीं कर सकता, केवल अनुबंध का पक्षकारी कर सकता है। मतलब बात होती है कि अगर मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो थर्ड पार्टी आके उस पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यही बात बोलते हैं यहाँ पर। देखिए ए बी सी लाभ के लिए एक अनुबंध करते हैं, सी अनुबंध के अपरिचित व्यक्ति है तो समानतः सी का वाद क्या नहीं कर सकता, प्रस्तुत नहीं कर सकता, थर्ड पर्सन नहीं जा सकता, बात खत्म। फिर बात करते हैं 25, सेक्शन 25 क्या बताता है हमारे पास, सेक्शन 25 बताता है नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे पास कुछ कंसिडरेशन में हम नहीं दे सकते हैं तो वहां पर उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नो कंसिडरेशन में एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। कुछ एक्सेप्शन जरूर है इसके, बट नॉर्मली ये नहीं बनेगा। जैसे क्या है, प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं के अपवाद पूर्ण स्वैच्छिक सेवाएं, जैसे क्या है सेक्शन 22 में बोला है, ऐसे व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति देने का वचन जिसके वचनदाता के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य किया है, अपने मन से, भैया मैं जन सेवा में कार्य कर रहा हूं, तो वो बात अलग है। ऐसा कार्य जो किसी करता है वचनदाता को कानूनी दायित्व से, अगर मेरा कानून बोल दिया ये काम करना है तो भी, अगर स्वेच्छा से करता हूं भंडारा तो अलग बात है, भंडारे में पैसा थोड़ी लिया जाता है, और स्वेच्छा से अगर मैं कुछ कानून द्वारा कोई बोला गया है तो उसके लिए करता हूं तो ठीक है। द्वितीय बोलता है कई बार टाइम बॉन्डिंग के हिसाब से भी होता है, ठीक है, इतना ही याद रखना है। 25 क्या बोलता है बस याद रखिएगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, तो हम इसको पहले ही पढ़ सके हैं, क्या क्या, एक वैलिड हो सकता है, एक वैड हो सकता है और एक वैड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वैलिड कैसे होगा, जो सब चीज हो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्स बाय लॉ, तो वैलिड सेक्शन 2A। और वैड मतलब क्या होगा, 2G बताता है, जी मतलब गंदा, गंदा मतलब वैड, याद रखिएगा। तो 2G, तो वैड मतलब क्या हो गया, जब ऐसा समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रारंभ में शून्य और कोई भी कानून अधिकारी उत्पन्न नहीं है। उसके बाद आता है कौन सा, वैड कॉन्ट्रैक्ट या वैड, या उसी को जे बोला जाता है, जैसे शून्य अनुबंध भी बोला जाता है। सॉरी, ये एग्रीमेंट के बारे में था, ये एग्रीमेंट के बारे में था, और ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे, एग्रीमेंट के बारे में, और जे मतलब होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जी मतलब गंदा क्या होता है, एग्रीमेंट में बात करेंगे, और जे मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये हमने अभी देख लिया, कौन सा वाइडेबल भी हो सकता है, इलीगल हो सकता है, या अनइंफोर्सेबल हो सकता है। तो यहाँ पर जब शून्य करनी मतलब वाइडेबल होगा, वाइडेबल को हम पढ़ चुके हैं। इलीगल मतलब एक ऐसा समझौता तो कानून द्वारा निष्पादित या अवैध उद्देश्य द्वारा हुआ हो। तो कानून कैसे हो, शून्य प्लस कानून के निष्पक्ष हो, उसे इलीगल बोलेंगे। फिर आता है अनइंफोर्सेबल, तो ऐसा अनुबंध जो तकनीकी या प्रक्रिया दोष के कारण प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता, जैसे लिखने में गलती हो गया, पंजीयन नहीं हो पाया, स्टाम्प सही से नहीं लगा है, या कुछ साइन छुप गया है, ये सब चीजों के कारण होता है, उसे बोला जाता है अनइंफोर्सेबल। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम बनाने के उद्देश्य से बोले तो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में क्या होता है, हम बताते हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातें, उसे बोला जाता है क्या, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। हम बता रहे हैं जी आपको कि क्या क्या है। तो एक्सप्रेस में क्या हो सकता है, भाई हम बोल के बोल सकते हैं, स्पीक करके, कि हम आपको बोल देंगे कि हमें इतना रुपए का ये सामान चाहिए, तो ये होता है कौन सा, स्पीक में। या हम लिख के दे देंगे, एक लेटर रूप में दे देंगे, तो हमारा दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, जो निहित हो, जिसे बोला भी नहीं जाता है, जिसे लिखा भी नहीं जाता है, बट वो हो जाता है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपके पास ट्रेन की टिकट होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक बात है, ना बोला जाएगा ना लिखा जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक ये हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है आप लोगों को, क्या दिया है, बस में यात्रा करना, किराया देने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। तीसरा हो जाता है हमारा क्या, जिसको बोला जाता है क्या, टेसिक। क्या बोला जाता है, टेसिक या मौन। मौन मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कहीं गए, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में गए, तो सेल्फ सर्विस में हमने खाना तो खुद से लिया, ना हमने कुछ बोला ना कुछ किया, तो जितना खाना लिया उसका बिल तो देना पड़ेगा, जितना लिया उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन जितना लिया उतने का बिल देना पड़ेगा। इसको जैसे लिखा है ना, सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में भोजन लेना। चलो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो होता है क्वेशी, जिसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो याद रखिएगा सेक्शन 68 to 72, 68 to 72 क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेसी मतलब अर्ध अनुबंध होता है, जो कि ऐसा कोई अनुबंध नहीं होता, बट कानून वैसा बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि आपका पर्स गिर गया, ठीक है, या एक और समझिए, आपको कोई पर्स गिरा हुआ मिला, ठीक है। अब आपको वहां पर उसकी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको उस पर्स को पुलिस स्टेशन में जाके
देना है, या जिसका भी आपको लगता है उससे जाके पूछना है कि आपका पर्स है क्या और उसको देना है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कैसे, क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट। यह वास्तव में अनुबंध नहीं है, यह लाभ इंजस्टेड रोकने के लिए कानून द्वारा दायित्व लगाता है। जैसे क्या है, माल पाने वाला व्यक्ति 71, माल पाने वाले व्यक्ति को उसको समझ में देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कौन सा 68 to 72, इसके बारे में बताता है। ठीक है, ई कॉमर्स उतना अवेलेबल नहीं है, बट याद रख लीजिएगा ई कॉमर्स या इलेक्ट्रिक कॉमर्स के बारे में भी इसमें है। फिर आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफिकेशन करेंगे कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तब परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोलता है, तो परफॉर्मेंस पे होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब निष्पादित, निष्पादित मतलब दोनों के दोनों, अगर दो पार्टी है और दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया है तो उसे बोलेंगे कौन सा, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, निष्पादित। लेकिन अगर यहाँ पर बात होती है दोनों पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया और यहाँ पर से एग्जीक्यूटरी, क्या आ गया, एग्जीक्यूटरी मतलब निष्पक्ष। इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों ने अपना दायित्व तो अभी पूरा नहीं किया। क्यूट्री बोला तो नहीं किया, क्यूटेड बोला तो कर दिया, ये थर्ड फॉर्म वाली बात है। फिर आता है कौन सा, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी ने पूरा किया, एक ने नहीं किया। और बाइलैटरल मतलब दोनों ने नहीं किया। तो यहाँ पर बोलते हैं बोथ पार्टी हैड टू बी परफॉर्म, मतलब दोनों पार्टी ने निष्पादन अभी शेष। क्लियर है, यूनिलैटरल मतलब एक, बाइलैटरल मतलब दो। फिर बातें आते आते कौन सा, कुछ केस लॉस के बारे में है, जैसे कार्नियन वर्सेस, ये सब हमारे केस लॉस है आप लोग के समझने के लिए। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, ठीक, कैपेसिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज जरूर इंपॉर्टेंट है। जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लास कौन सा बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो बताता है हमारा सेक्शन 10। अब उसे सेक्शन 10 में बताता है एक चीज जिसको बोला जाता है कैपेसिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारे पास है सेक्शन 11 की बात। वहां पर एक हमने पढ़ा था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज या कैपेसिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बताता है कि कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे होता है ना कि एक मैंने झूला देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा मेला में, जिसमें हम कूदते हैं, कूदने वाला झूला। तो मैं जाके वहां पर बोला क्या मेरे को भी कूदने को मिलेगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ खाली 14, कितना बोले थे, 12 साल के कम के बच्चों के लिए है, हाँ उसके ऊपर के लिए नहीं है। तो वहां पर 12 साल उसकी कैपेसिटी है। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या कैपेसिटी है, इसको हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को तीन कैटेगरी, जो तीनों को आप लोगों को समझना है। पहला है मेजर। मेजर मतलब होता है शलूट सर वाली मेजर नहीं भाई, मेजर मतलब होता है आपका 18 प्लस होना। क्या होना भाई, 18 प्लस एज का होना आपका मेजर कहलाए। दूसरा बता रहा है साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब आप दिमागी रूप से सक्षम हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आप डम कैटेगरी में ना हो, आप इडियट की कैटेगरी में ना हो, आप ड्रंक ना हो, आपका मिर्गी के दौरान वाला सिचुएशन ना हो, मेडिकल स्पेशल पर्सन ना हो, ये सब चीजें ना होने चाहिए, आप एकदम स्वस्थ मनुष्य होने चाहिए, तो आपको बोलेंगे। दूसरा होता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे लॉ ने उन लोगों को डिस्क्वालिफाइड किया रहता है, जैसे जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो सजा के दौर अपना बिता रहे हैं, या कोई दिवालिया हो गया है, क्या डिसॉलेंस हो गया है, तो इन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना है। तो कौन कौन से, साउंड मेजर, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, याद रहेगा। और जो हमारा मेजर मेजर के बारे में है, इसको और याद रखिए, साउंड माइंड का सेक्शन 12 है, तो सेक्शन 11 कैपेसिटीज ऑफ पार्टी और साउंड माइंड सेक्शन 12। सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, याद रखिए साउंड माइंड सेक्शन 11, नहीं नहीं या फिर गड़बड़ कर रहे हैं सर, यहां पर बात आती है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी सेक्शन 11, साउंड माइंड सेक्शन 12, कंसर्न सेक्शन 13, फ्री कंसर्न सेक्शन 14, क्या बोलते हैं कोअर्सन सेक्शन 15। ऐसे याद करते जाइए, मजेदार है। चलिए तो यहाँ पास आते हैं माइनर एग्रीमेंट। तो माइनर के साथ अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि वो वैलिड है, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट करना मना है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को वयस्क आयु प्राप्त नहीं की है वह नाबालिग है और नाबालिग के साथ करने सक्षम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा, नाबालिग का समझौता के बारे में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट केस है वह है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस कौन से हमारे से संबंधित है, सेक्शन 11 के माइनर और मेजर से संबंधित है। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, लीगल रूल रिगार्डिंग द माइनर। तो माइनर क्या कर सकता है, तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट कर सकता है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन
वो क्या कर सकता है, वो दो तीन चीजें कर सकता है। पहला, पार्टनर्स हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन ओनली किसके लिए पार्टनर हो सकता है, ओनली प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसके साथ कोई लायबिलिटीज नहीं जोड़ी जाएंगी। सेकंड चीज, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी कब कर सकता है, जब वो अपने लाइफ सेविंग गुड्स की बात करे कि जीवन भर, जैसे कोई मेडिकल इश्यू में फंसा हुआ है तो लाइफ सेविंग गुड्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसके लिए लायबल होगी उसकी संपत्ति, वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल पर्पज से कर सकता है और वो पार्टनर भी बन सकता है, बाकी कोई केस में वो नहीं कर सकता। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, यहाँ पर समझौते पूर्णता नियम में नाबालिग का बन सकता है, यही सब चीजें बताया है। आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यक्त कर सकता है, उसको 68 सेक्शन में बताया है। तो 68 सेक्शन में बताया है क्या, नो पर्सनल लायबिलिटीज फॉर क्या नेसेसरी गुड्स, अगर उसको सप्लाई करते हैं तो पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल होती है। फिर आते हैं कौन सा हमारे पास, लीगल रिप टू माइनर के नॉट बी पार्टनर, ये सब वाली बात अभी मैंने बता दिया है। माइनर एज अ एजेंट बन सकता है, कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 184 बताता है, सेक्शन क्या बन सकता है, एजेंट बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्रिएट की जा सकती। फिर आते हैं साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब सेक्शन 12 क्या बताता है, साउंड माइंड मतलब आपका होता है स्वस्थ मस्तिष्क का होना। तो क्या बताता है, सेक्शन 12 बताता है कि स्वस्थ मस्तिष्क होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रकृति और शर्तों को समझने में सक्षम हो, उसका दिमाग सही से काम करे भाई, पिया हुआ ना हो, तो तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो, उसके हितों को अनुभव में संबंध में हो। तो क्या क्या हो सकता है, मस्तिष्क उसका स्वस्थ होना चाहिए, यही बात याद रखिएगा, पिया हुआ ना होना चाहिए, मिर्गी बीमारी नहीं होना चाहिए, उसको स्पेशल चाइल्ड नहीं होना चाहिए। फिर बात आते हैं यहाँ पर, यूजुअली द अनसाउंड माइंड कौन होता है, तो वह व्यक्ति जो सामान्य अस्वस्थ मस्तिष्क का है लेकिन कभी कभी स्वस्थ हो जाता है, वह मस्तिष्क अस्वस्थ हो सकता है, या तो सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क का है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो सकता है। फिर आता है हमारा कौन सा, जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं ल्यूनेटिक होते हैं, ल्यूनेटिक मतलब कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, ल्यूनेटिक मतलब जो कभी कभी स्वस्थ हो जाते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं, ऐसा टाइप से बोलते हैं, पागल बोलना बहुत गलत शब्द है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो चीजें हैं। तो ऐसा हो जाते हैं, नशे में हुआ व्यक्ति, तो वो जब नशे में होगा तो कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ल्यूनेटिक क्या होता है, कभी जैसे 2 घंटे वो खराब स्थिति में रहते हैं अपने मानसिकता के, लेकिन बाकी समय सही स्थिति में, तो जब सही स्थिति में रहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गलत स्थिति में जब रहते हैं वो मानसिकता के रूप में, तब वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक नशेड़ी व्यक्ति नशे में कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो कांटेक्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन बाकी टाइम तो कर सकता है भाई, बाकी टाइम थोड़ी नशे में रहता है। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, पर्सनल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कौन से पर्सन है जिसको डिस्क्वालीफाई किया है लॉ ने, तो कौन कौन सा है, जैसे है हमारा एलियन एनिमी मतलब एलियन बाहर से नहीं आते हैं, शत्रु देश पाकिस्तान, याद रखना है। उसके बाद आते हैं विदेशी प्रसंभू और राजदूत, जैसे कौन है, फॉरेन के जो होते हैं कौन से एम्बेसडर होते हैं, वो भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है कौन सा, कॉन्वेक्ट मतलब दोषपूर्ण व्यक्ति, जिसे क्या माना जाता है, जो अभी दोषी माना गया है। तीसरा होता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया व्यक्ति। उसके बाद आता है कंपनी के नियम के अनुसार कोई चीज, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कौन सा, कंसर्न और फ्री कंसर्न। तो कंसर्न के बारे में बात किया जाता है सेक्शन 13 में, और फ्री कंसर्न के बारे में बात किया जाता है सेक्शन 14 में। याद रखिए, कंसर्न 13, फ्री कंसर्न 14। कंसर्न का मतलब होता है कि दोनों के दोनों एक ही राह, एक ही बात किए, जैसे मैं बेचने की बात कर रहा हूं, वो खरीदने की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही चीज की बात करें, तो उसे बोला जाता है क्या, कंसर्न, मतलब सहमति। हम दोनों, मैं इस बॉटल को बेचने की बात कर रहा हूं, आप इस बॉटल को खरीदने की बात कर रहे हो, तो सेम बात हो रही है, इसे बोला जाता है स्क्रैप द क्रॉप। जैसे यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, आई थिंक मैंने बोला तो था लिखने को, नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, जो भी है। तो इसे एक वर्ड भी बोला गया था, स्क्रैप द क्रॉप, इसको बारे में भी समझना है, जहां बोला जाता है एक माइंड एक पर्सन सभी के लिए, ठीक है, एजेंट अप टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसे बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं जब दो या दो व्यक्ति सहमति मान ली जाती है। सेम सेंस में होना चाहिए, सेम थिंग होना चाहिए, बस यही बस। अच्छा, ये लिखा तो है यहाँ पर, सॉरी, कॉन्सेप्ट एड एडम बोला जाता है, सॉरी माय मिस्टेक, कॉन्सेप्ट एड एडम बोला जाता है। एक क्या, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कन्वेक्ट बाय द एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, क्या बोला जाएगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट एट एडम, याद रखिएगा वर्ड, इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं।
फिर आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बताता है कि फ्री कंसर्न होना चाहिए। हम इसी चीज के बारे में तो बात करेंगे, बट किसी के दबाव में आके इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दबाव में आने से हमारा फ्री कंसर्न नहीं होता। तो दबाव में क्या क्या होता है? सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 तक के सेक्शन, 22 तक के सेक्शन है जो कि बताते हैं कि ये 4-5 22 तक के सेक्शन नहीं रहेंगे तब हम मानेंगे फ्री कंसर्न। अरे सर क्या बोले, समझे नहीं? अरे मैं बोला बेटा कि सेक्शन 15 से सेक्शन 22 तक जो जो चीजें बताई हैं वो चीजें नहीं होंगी तो मानेंगे हम फ्री कंसर्न है। अच्छा, मतलब ये गलत गलत चीजों को बताया है? हाँ हाँ, देखिए सेक्शन 15 क्या बताया कि आप कोर्सन, मतलब आगे चल के हम बात करेंगे सेक्शन 15 कोर्सन मतलब प्रपीड़न या उत्पीड़न बोला जाता है। तो उत्पीड़न ना हो, मतलब किसी को हम उत्पीड़न की जगह ना करें। ऐसा कार्य भारतीय दंड संहिता के द्वारा निष्पक्ष है कि किसी को हम मार पीट करके गन सामने रख के बोले तू ये काम करेगा तो ये हो जाएगा, उसके ऊपर हम उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, तभी फ्री कंसर्न होगा जी। फिर आता है कौन सा हमारे पास सेक्शन आ जाता है उसके बाद सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है अंडू इन्फ्लुएंस। हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, इन्फ्लुएंस होके काम नहीं करेंगे। अगर हम किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, जैसे क्या होता है कि हम एक डॉक्टर को जैसे हम फॉलो करते हैं, जैसे एक सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, उस वो बोला ये प्रोडक्ट यूज करो, हम इन्फ्लुएंस होकर यूज करने लग जाते हैं। तो ऐसा भी फ्री कंसर्न नहीं है भाई। हम क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो, जैसे डॉक्टर बोल दिया तो हम अंधा भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है कौन सा सेक्शन आपका सेक्शन 16 में ज्यादा चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 17, सेक्शन 17 बताता है फ्रॉड। फ्रॉड तो सबको पता है कि कोई चीज छुपाना भी फ्रॉड है, फॉल्स गलत बता देना भी फॉल्स है। फिर आता है कौन सा यहां पर सेक्शन 18। 18 आ जाए भैया। अच्छा 18 नहीं है क्या? चलिए 17 तक आज पढ़ लिया, फ्रॉड तक। तो हमने क्या क्या सेक्शन पढ़ा, एक बार रिपीट करें क्या? चलिए, हमने पढ़ा स्टार्ट किया आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 मतलब क्या है सर? तो सेक्शन 10 है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या बहुत जरूरी है। दूसरा बार हमने पढ़ा सेक्शन 11। 11 क्या बताता है सर? तो 11 बताता है आपका कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, कि कौन कौन पर्सन है भाई जो कैपेसिटी रखते हैं पार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट करने का। फिर आता है कौन सा सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बताता है? सेक्शन 12 बताता है साउंड माइंड के बारे में, जिसमें 3 चीजों को बताता है कि आप मेजर होने चाहिए, आप क्या होना चाहिए, नहीं नहीं, अच्छा साउंड माइंड के बारे में बताता है। साउंड माइंड के बारे में हमने पढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद 13 आता है जो कंसर्न के बारे में बताता है कि सेम चीजों के बारे में बात करना चाहिए। फिर आता है सेक्शन 14 क्या आता है? सेक्शन 14 बताता है फ्री कंसर्न के बारे में। फिर सेक्शन 15 आता है जी। 15 बताता है हमारे किस बारे में? 15 बताता है हमें कि कौन कौन से ऐसे उत्पीड़न वाले काम है, उसको बताता है कोर्सन बोला जाता है। 16 बताता है अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में। 17 बताता है फ्रॉड के बारे में। फिर रेटिंग आएगा मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में, तो ये हम कल पढ़ेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। फिर आगे क्लास धीरे धीरे चलाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आज हमारे लिए क्या बनती है? बेसिक बनती है। और गो टू द बेसिक हमारा नारा भी है, क्योंकि बेसिक से ही व्यापम क्वेश्चन पूछता है, एकदम एडवांस नहीं जाएगा वो, यही सब छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा। प्रीवियस हमारा रिकॉर्ड देख ही लिए हैं आप, कि सब ऑडिटर में हमने देखा था कि बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन आए थे। तो बेसिक्स पे हम रहेंगे और बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे। तो कोई भी चीज आपको लगती है कि और इम्प्रूव करना चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और हमारे ऐप में अगर फुल कोर्स आपको परचेस करना है तो जरूर आइए हमारे एप्लीकेशन में NFA नेट क्लास, और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए मिलिए हमारे NFA क्या कॉमर्स क्लास के टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं कल।